नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है नए एपिसोड नई खबरों के साथ। देखिए, आज ईरान अमेरिका युद्ध का छठा दिन है और छठे दिन इजराइल के सामने सबसे बड़ा संकट आ गया है। क्या इजराइल की परमाणु फैक्ट्री को उड़ा देगा तेहरान? ईरान की धमकी से तल अवीव में खलबली है। ईरान झुकने को तैयार नहीं है। अब ट्रंप क्या तेहरान पर ग्रेविटी बम से हमला करेंगे? अमेरिका से आई नई चेतावनी तेहरान में क्या महाविनाश लाने वाली है। और आज दोहा में बैक टू बैक 10 धमाके सुनाई दिए। ईरान के हमलों से कतर कांप उठा है और ऐसी आशंका है कि युद्ध सितंबर तक चल सकता है। लेकिन क्या ईरान से लंबी जंग के लिए ट्रंप की आर्मी तैयार है? इसी युद्ध के बीच पुतिन और किम की एंट्री ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। मॉस्को से ईरान की बड़ी सैन्य मदद के संकेत मिले हैं, तो किम ने भी परमाणु युद्ध पोत को रेडी किया है। क्या पश्चिम एशिया से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है? अभी जो आपने देखा वो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि अब जो हम आपको कहानी बताने वाले हैं उसके बाद आपको यह यकीन हो जाएगा कि अब यह युद्ध किसी भी रुख, किसी भी ओर मुड़ सकता है। और अब वर्ल्ड में विध्वंसक हमलों से तबाही हो रही है और युद्ध के छठे दिन ईरान और अमेरिका में धमकियों की फायरिंग से पूरे पश्चिम एशिया में खलबली हो गई है। ईरान ने कहा कि इजराइल ने अगर तेहरान में सत्ता परिवर्तन कराने के बारे में सोचा तो ईरान उसकी सबसे बड़ी परमाणु बम की फैक्ट्री पर हमला कर देगा। इजराइल में ऐसी तबाही मचेगी कि तेल अवीव सपने में भी सैर उठेगा। तो तेहरान से करीब 10,000 किलोमीटर दूर वाशिंगटन डीसी से जवाबी धमकी आई है। अमेरिका ने कहा कि अगर ईरान नहीं माना और बदले की कार्रवाई बंद नहीं की तो अमेरिका तेहरान पर ग्रेविटी बम से हमले कर देगा। इन धमकियों से साफ है कि यह युद्ध न सिर्फ लंबा खिंचेगा बल्कि पश्चिम एशिया में महाविनाश का खौफनाक चैप्टर भी खुल सकता है। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट अब इस युद्ध के बढ़ते दायरे को लेकर चिंतित हैं। अभी ईरान की दो बड़ी धमकी की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके टारगेट पर अब सिर्फ इजराइल का न्यूक्लियर प्लांट ही नहीं बल्कि खाड़ी देशों की प्यास बुझाने वाले, खारे पीने को पीने लायक बनाने वाली फैक्ट्रियों को भी ईरान तबाह कर सकता है। देखिए, इस चीज को आप समझिए, यह बहुत बड़ी खबर है। हम बात कर रहे हैं ऐसे टेरेन की जो कि रेगिस्तान है, पानी की बेहद कमी है, समंदर से घिरा है, लेकिन वहां पर वाटर प्लांट्स हैं। अगर उन वाटर प्लांट्स पे हमला हुआ तो 2 हफ्ते के अंदर, सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर त्राहिमाम बच जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक बहुत बड़े प्रोफेसर है जियांग, जो कि आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं, उनके प्रेडिक्शंस और उनका एनालिसिस है। इजराइल की परमाणु बम बनाने वाली फैक्ट्री ईरान के टारगेट पर क्यों है, पहले ये समझते हैं। ईरान पर पहले दिन हमले के बाद से ही इजराइल का लक्ष्य वहां सत्ता परिवर्तन करवाना है। ईरान में अपने मन मुताबिक कठपुतली सरकार बनवाना है। ईरान ने इजराइल की इसी मंशा को भांपते हुए उसके डिमोना परमाणु साइट पर हमले की वार्निंग दे दी है। आपको याद होगा, हिजबुल्लाह के ड्रोन्स ने डिमोना परमाणु साइट के वीडियोस रिलीज किए थे, याद होगा आपको। खैर, ईरान की न्यूज एजेंसी ISNA ने एक सैन्य अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट दी है कि इजराइल ने अगर ऐसी कोई भी कोशिश की तो ईरान की सेना डिमोना प्लांट को उड़ा देगी। डिमोना न्यूक्लियर प्लांट इजराइल के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्यों है, अब ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। एक्सक्यूज मी। देखिए, डिमोना न्यूक्लियर साइट को आधिकारिक तौर पर शिमोन पेरेज नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर कहा जाता है, लेकिन इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में यह एक सीक्रेट न्यूक्लियर सेंटर है। इसका निर्माण फ्रांस की गुप्त तकनीक की मदद से 1950 के दशक में शुरू हुआ। शुरुआत में इजराइल ने इसे एक कपड़ा फैक्ट्री बताया, लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, लेकिन अब इजराइल का दावा है कि वहां विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में न्यूक्लियर एनर्जी के प्रयोग पर काम होता है। मगर यह भी आधा सच है। जानकारों के मुताबिक पूरा सच यह है कि डिमोना इजराइल के परमाणु हथियार कार्यक्रम का प्रमुख केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि वहां पर प्लूटोनियम का प्रोडक्शन किया जाता है, जो परमाणु बम बनाने के काम में आता है। सुरक्षा इतनी सख्त, ऊपर से विमान निकलना भी बैन है। यानी एक तरह से यह प्लांट इजराइल की सुरक्षा के लिए धड़कन की तरह है, और उसी धड़कन को ईरान ने बंद करने की धमकी दे दी है। पिछले वर्ष जब 12 दिनों तक ईरान इजराइल में संघर्ष चला था, उस समय भी ईरान की कुछ मिसाइलें डिमोना के पास जाकर गिरी थी और इसे ईरान की बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा गया था। लेकिन इस बार ईरान का कहना है कि वो डिमोना पर हमला करेगा, इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाएगा। ईरान ने इसके अलावा खाड़ी के देशों को
प्यासा मारने का भी प्लान बनाया है। इसके पीछे की कहानी यह है कि अरब वर्ल्ड के ज़्यादातर देश रेगिस्तानी धरती पर बसे हैं, वहां पर मीठे पानी के स्रोत ना के बराबर हैं। ध्यान से देखिएगा, ऐसे में समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाने के लिए सऊदी अरब, दुबई, कतर और बहरीन में कई बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कई बड़े यूनिट्स हैं। 1970 के दशक से लेकर अब तक खाड़ी देश में ऐसे करीब 450 प्लांट्स हैं जो इस काम को करते हैं। खाड़ी देशों के लिए तेल से ज्यादा जरूरी है पानी, और ये फैसिलिटीज खाड़ी क्षेत्रों के लिए लाइफलाइन की तरह है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने शायद इसीलिए इन कंपनियों को स्ट्रैटेजिक कमोडिटी करार दिया है। लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि अरब देशों से अमेरिका को सैन्य कार्रवाई के लिए मदद बंद नहीं हुई तो ईरान इन्हें अपना निशाना बना सकता है। वहां रहने वाले हर एक इंसान को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जंग लंबी खिंची तो ईरान वहां के सॉफ्ट टारगेट जैसे कि एनर्जी साइट, एयरपोर्ट को भी निशाना बना सकता है। यानी ईरान बड़े वॉर गेम की योजना बना रहा है जिसमें पूरे अरब वर्ल्ड को वो मुसीबत में डाल सकता है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर अली खमेनी के बेटे मुज्तबा खमेनी अपनी धमकी से शायद ऐसी ही तबाही की ओर इशारा कर रहे हैं, और ट्रंप ने जवाब में सफाई दी है कि ईरान पर अगर अमेरिकी हमला ना करता तो ईरान घातक हथियारों का इस्तेमाल हम पर और हमारे सहयोगियों पर करता। दोनों तरफ से जुबानी फायरिंग भी आपको जरूर देखनी चाहिए। खमेनी की हत्या के बाद ईरान बदले की आग में जल रहा है। उसके निशाने पर इजराइल से लेकर अरब देशों में मौजूद अमेरिका के सभी प्रमुख ठिकाने हैं। ईरान युद्ध के छठे दिन भी हमले कर रहा है। आज ही बैक टू बैक 10 धमाकों से दोहा दहल उठा है, और यह हालात तब हैं जब कई कंट्रीज ने ऐसे रूल्स बना दिए हैं कि कोई भी वीडियो फुटेज बाहर नहीं जानी चाहिए। इन सब के बीच अमेरिका की चिंता अब बढ़ती जा रही है। अमेरिकी नागरिकों में पश्चिम एशिया को छोड़ने की होड़ लग गई है। कतर, सऊदी और UAE के एयरपोर्ट पर भारी भीड़ दिख रही है। अमेरिकी प्रशासन अपने नागरिकों की मदद में उतर आया है। अमेरिकी सरकार ने वेबसाइट लॉन्च करके जरूरतमंदों से ऑनलाइन फॉर्म भरने को कहा है। इन सब के बीच ईरान को काबू में करने के लिए अमेरिका की ओर से ग्रेविटी बम वाली नई धमकी की डिलीवरी भी हुई है। ईरान को यह धमकी अमेरिकी रक्षा मंत्री ने दी है। पीट हेग्सेथ ने कहा ईरान को ग्रेविटी बम हमलों से तबाह कर देंगे। 2000 पाउंड के लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका में ग्रेविटी बम का सीमित भंडार है। यहां पर सवाल यह है कि अमेरिका आखिर कौन से दबाव में है जो उसे ग्रेविटी बम वाली धमकी देनी पड़ रही है। क्या अमेरिका को यह लगने लगा है कि युद्ध लंबा खिंच सकता है? और क्या होता है ग्रेविटी बम जिसका इस्तेमाल करने की चेतावनी अमेरिका ईरान को दे रहा है? ग्रेविटी न्यूक्लियर बम अब तक बने सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। ग्रेविटी न्यूक्लियर बम को फ्री फॉल न्यूक्लियर बम भी कहा जाता है। एयरक्राफ्ट से गिराए जाने वाले टैक्टिकल अनगाइडेड हथियार होते हैं। डिलीवरी के लिए पूरी तरह ग्रेविटी एयरक्राफ्ट की स्पीड पर निर्भर है। एक बार छोड़े जाने के बाद ग्रेविटी फोर्स से टारगेट की ओर गिरते हैं। ग्रेविटी न्यूक्लियर बम थर्मोन्यूक्लियर जो एटॉमिक बमों से खतरनाक है। अमेरिका इस घातक ग्रेविटी बम को F-35A लाइटनिंग 2 से दाग सकता है। F-16 फाइटर जेट से लॉन्च कर सकता है। इसके अलावा B-2 बॉम्बर भी इसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। आप भी देखिए अमेरिकी रक्षा मंत्री की यह घातक चेतावनी। पिछले 6 दिनों से चल रही जंग अब ईरान, इजराइल और पश्चिम एशिया की सीमाओं को लांघते हुए हिंद महासागर तक पहुंच गई है। एविडेंस ये है, अपनी स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये उसी जंग के विस्तार का परिणाम है। अमेरिका ने ईरान के इस युद्धपोत को समंदर में डुबो दिया है। यह हमला उस वक्त हुआ जब ईरानी युद्धपोत विशाखापट्टनम में हुए मिलन अभ्यास में भाग लेकर लौट रहा था। किसी को कोई अंदेशा नहीं था कि अमेरिका की कोई पनडुब्बी बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी उकसावे के एक युद्धपोत को डुबो देगी। बताया गया कि उस युद्धपोत पर 180 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें 80 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 32 लोगों को श्रीलंका की नौसेना ने बचा लिया। वहीं कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। कि अमेरिका ने ईरान के तट से करीब 2000 मील दूर समंदर में जो किया वो एक तरह की क्रूरता है। ईरान का फ्रिगेट आरएस डेना युद्धपोत भारत की नौसेना का मेहमान था और उस पर लगभग 130 नाविक सवार थे। बिना किसी चेतावनी के उस पर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हमला किया गया। मेरी बात याद रखिए, अमेरिका ने जो किया उसका उसे बहुत बुरा पछतावा होगा। वो टॉर्पीडो जो कुछ ही सेकंड में हजारों टन वजनी युद्धपोत को खत्म कर सकता है, अमेरिका के इस टॉर्पीडो को पानी के अंदर इस्तेमाल होने वाले दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में गिना जाता है। एक हैवी वेट टॉर्पीडो है ये, जिसे अमेरिकी नौसेना की अटैक सबमरीन इस्तेमाल करती है। इसका मुख्य उद्देश्य, ध्यान से देखिएगा,
दुश्मन के युद्धपोतों और पनडुब्बियों को नष्ट करना होता है। ये आधुनिक समुद्री युद्ध में सबसे प्रभावी अंडर वाटर हथियार में शामिल है। यानी समुद्र में अगर अमेरिकी पनडुब्बी मौजूद है तो उसके पास मार्क 48 टॉर्पीडो जरूर होती है। मार्क 48 की सबसे बड़ी ताकत उसका गाइडेड सिस्टम है। ये टॉर्पीडो समुद्र के भीतर दुश्मन के जहाज को ढूंढने के लिए दो तरह की सोनार तकनीक इस्तेमाल करती है। पहला है एक्टिव सोनार, जो ध्वनि तरंगे भेजकर टारगेट की स्थिति पता लगाता है। दूसरा पैसिव सोनार, जो दुश्मन के जहाज या पनडुब्बी की आवाज सुनकर उसे ट्रैक करता है। टॉर्पीडो फायर होने के बाद अगर टारगेट अपनी दिशा भी बदले तो टॉर्पीडो उसका पीछा नहीं छोड़ता। यानी ये घातक टॉर्पीडो सटीक और तेज हमला करके अपने टारगेट को पलक झपकते ही नष्ट कर देता है। और ईरान के युद्धपोत के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, बहरीन में ईरान की भीषण बमबारी। इस वक्त की बड़ी खबर, बमबारी से कई जगहों पर धमाके और कई जगहों पर आवाजें आ रही हैं धमाकों की। दोनों बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए गए। बहरीन प्राइम टारगेट पर है क्योंकि ये अमेरिका का एक एक्टिव बेस है। हालांकि इस बेस पे अमेरिका के अब बहुत कम ट्रूप्स और एमिनिशंस बाकी हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बेस को जो नुकसान पहुंचा है उसको रीबिल्ड करने में अमेरिका को कम से कम 4 से 5 साल लग जाएंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। अजरबैजान में ईरान का एक ड्रोन क्रैश हो गया है। नक्चेवान एयरपोर्ट पर ड्रोन क्रैश हुआ है। एयरपोर्ट के पास क्रैश हुआ ईरानी ड्रोन। ये देखिए, ओ विजुअल देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, अबू धाबी में फिर से ईरान का हमला हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास कई धमाके हैं। एक साथ कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। यह भी बड़ी खबर है। राहुल, अगर संभव हो तो ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट एक साथ दिखाइए। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये लेटेस्ट अपडेट है इस युद्ध के। तेल अवीव पर भीषण हमला हुआ है। अभी तेल अवीव में एक साथ गिरी दर्जनों मिसाइल। तेल अवीव इजराइल का डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम। यह बहुत बड़ी खबर है। डे 7 कहूं तो मैं शायद गलत नहीं होगा। तेल अवीव में बड़े नुकसान की आशंका है। इजराइल का डिफेंस सिस्टम, इजराइल के पास मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है। शुरुआत आयरन डोम से होती है और जिस तरीके से आसमान से मिसाइलें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है ये कई मिसाइलें हाइपरसोनिक हैं। आप इस बात को समझिए। फर्स्ट ऑन टीवी 9 है ये इस वक्त की बड़ी खबर। तेल अवीव पर हमला हुआ है। इस सब के बीच में आपको बता दें, पश्चिम एशिया के इस महायुद्ध में अब दो बड़े धुरंधरों की एंट्री हो सकती है। एक रूस का सबसे ताकतवर नेता है, दूसरा उत्तर कोरिया का सबसे खतरनाक शासक है। दोनों की ईरान से मित्रता है। ईरान मुश्किल में है तो पुतिन और किम जोंग भी अब एक्शन में आ चुके हैं। रूस ने यह कहकर इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों की धड़कनें बढ़ा दी हैं कि रूस ऐसा माहौल बनाने के लिए सब कुछ करेगा जिससे ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का ऑपरेशन नामुमकिन हो जाए। रूस में बड़ा बयान वहां के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव की तरफ से आया। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या रूस ईरान की मदद के लिए पश्चिम एशिया में अपनी नेवी उतार सकता है। वहीं किम जोंग ने इसी युद्ध के बीच नए परमाणु युद्धपोत से क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया है। इसे अमेरिका के लिए किम की बड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। पहले बात करते हैं रूस की और पुतिन के इरादों की। पुतिन ने भी यूरोप के लिए कुछ कहा है जिससे यूरोप की ग्लोबल फिक्र बढ़ सकती है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप का ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला बयान दिया है और कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए शायद अब वक्त आ गया है कि यूरोपीय बाजारों को हो रही गैस सप्लाई को रोक दिया जाए। इतना कहने के बाद पुतिन ने कूटनीतिक चाल चली है। आगे कहा है कि यह फिलहाल उनका विचार है, अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन पुतिन के प्लान को डिकोड करेंगे तो यूरोप मुश्किल में पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ होर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से यूरोप में गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। होर्मुज़ स्ट्रेट से 20% LNG और कच्चे तेल का व्यापार होता है। युद्ध के कारण कतर ने इस हफ्ते LNG की सप्लाई पूरी तरह से रोक दी है। कतर से यूरोपीय यूनियन को 6% गैस की जरूरतें पूरी होती हैं। दूसरे फ्रांस, स्पेन और बेल्जियम जैसे बड़े यूरोपीय देश रूस पर तमाम प्रतिबंधों के बावजूद आज भी बड़े पैमाने पर मॉस्को से LNG का आयात कर रहे हैं। ऐसे में अगर रूस ने भी सप्लाई रोक दी तो यूरोप में हाहाकार मचेगा। वैसे भी पुतिन के इतना कहबर देने से ही यूरोपीय बाजारों में भूचाल आ गया है।
वहां गैस की कीमतों में 50% से ज्यादा उछाल दर्ज किया गया है। इस कूटनीतिक दांवपेच के बीच भारत के लिए सदाबहार दोस्त रूस से एक अच्छी खबर है। जब दुनिया भर में तेल और गैस का संकट मंडरा रहा है, तब भारत को एक बड़े कच्चे तेल का शिपमेंट भेजने के लिए रूस तैयार हो गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस समय भारतीय समुद्री क्षेत्र के पास रूसी जहाजों पर लगभग 95 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल मौजूद है और इससे कुछ ही हफ्तों में भारत पहुंचाया जा सकता है। ये भारत के लिए एक बड़ी राहत है। वैसे आज ही भारत सरकार के सूत्रों से हमारे सहयोगी पीयूष पांडे को जानकारी मिली है कि भारत के पास अगले 50 दिन तक का पेट्रोलियम और गैस है, कोई समस्या नहीं आने वाली है। सरकार 40 क्रूड सप्लायर और प्राकृतिक गैस आपूर्तिकर्ताओं के संपर्क में है। सामान्य नागरिक को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना होगा। अमेरिका ईरान जंग के चलते फर्टिलाइजर की आपूर्ति भी प्रभावित नहीं होगी। फर्टिलाइजर की वजह से भारत के किसानों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्रूड की कीमत बढ़ने से देश के अंदर ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा। ईरान जंग से निकलकर अब जरा उत्तर कोरिया की तरफ चलते हैं। वहां बड़ी हलचल चल रही है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग पहले 2 दिनों से अपनी नौसेना का अहम शिपयार्ड और नेवल बेस का दौरा कर रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े जंग की तैयारी से पहले अपनी तैयारियों को परखा जा रहा है। किम के हर मूवमेंट पर वॉशिंगटन से लेकर टोक्यो तक की नजर है, क्योंकि किम जोंग अब कौन सा धमाका करते हैं कोई नहीं जानता, लेकिन हमारे पास उनके ताजा धमाके की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। आप खुद देखिए। किम जोंग उन जिस युद्धपोत पर पहुंचे उसका नाम है चोए ह्यून। ये उत्तर कोरिया के नए चोए ह्यून क्लास विध्वंसक जहाज की पहली कड़ी है। इस युद्धपोत को ऐसे डिजाइन किया गया है कि लंबी दूरी तक समुद्र में तैनात रह सके और जरूरत पड़ने पर मिसाइल हमले भी कर सके। उन्होंने ऐलान किया कि आने वाले 5 वर्षों में हर साल कम से कम 2 ऐसे बड़े युद्धपोत बनाए जाएंगे जो मौजूदा जहाजों से भी ज्यादा ताकतवर होंगे। ईरान अमेरिका युद्ध में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है। अमेरिका ईरान को गृह युद्ध में झोंकने के लिए कुर्द फोर्स की एंट्री करवा रहा है। कौन है ये कुर्द फोर्स? अमेरिका की CIA को कुर्द फोर्स से ये उम्मीद क्यों है कि उसके जंग में उतरने से ईरानी सेना बैकफुट पर आ जाएगी? पूरी खबर जानने से पहले ये डेवलपमेंट देखते हैं। I24 न्यूज ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है। उसके मुताबिक ईरानी सरकार के खिलाफ हजारों की संख्या में कुर्द लड़ाकों ने इराक बॉर्डर पार करके ईरान में घुसपैठ की कोशिश की है। ध्यान से देखिए, यह है इराक बॉर्डर। यहां से इन्होंने एंट्री करने की कोशिश की है। कुर्द फोर्सेस का जो परसेंटेज पॉपुलेशन है यह ज्यादा है डार्क एरियाज में। एक तरफ यह है जो ईरान का वेस्टर्न साइड है और एक तरफ यह है जो कि ईरान का ईस्टर्न साइड है, तुर्की। हालांकि इंटरेस्टिंग बात क्या है, तुर्की की भी कुर्द लड़ाकों से नहीं जमती है, तो उससे टर्की की भी इसमें एंट्री हो सकती है। खैर, और वहां ईरानी शासक के खिलाफ कुर्द लड़ाकों की जमीनी हमला करने की योजना है। उस तरफ उन्हें ईरान के अंदर तक रास्ता दिलाने के लिए अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर बॉर्डर के पास बमबारी कर रहे हैं। ईरान के कुर्द में सैन्य बेस, बॉर्डर पोस्ट और बसेज फोर्स के ठिकानों पर टारगेटेड हमले किए जा रहे हैं। पावे और सनंदज शहरों में कई ठिकानों पर स्ट्राइक की गई है। हमलों से कुर्द लड़ाकों के लिए घुसपैठ का रास्ता खोलने की आशंका जताई जा रही है। कुर्दिस्तान में ईरानी सैन्य बेस पर इजरायली हमला हुआ। बने में धमाके के बाद पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई है। IDF के टारगेट पर ईरानी सेना के लैंड फोर्स बेस थे। कुर्द लड़ाकों के लिए रास्ता बनाने की कोशिश का दावा किया जा रहा है। इसराइल पर ईरान को तोड़ने की साजिश के आरोप तेहरान से लग रहे हैं। कुर्द लड़ाकों के समर्थन में अमेरिका ने भी बमबारी की है। ईरान के कुर्दिस्तान में IRGC के बेस पर बड़ा अटैक किया है। इराकी कुर्दिस्तान में भी कई ठिकानों पर हमले किए गए। कुर्द लड़ाकों को CIA की तरफ से हथियार दिए जाने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। मारीवान इलाके में कुर्द फोर्स और ईरानी सेना के बीच आमने सामने की लड़ाई की भी खबरें। ईरानी सेना के मारीवान बॉर्डर के पीछे हटने की रिपोर्ट है। ईरान ने कुर्द गुटों को अमेरिका से समर्थन मिलने का आरोप लगाया है। जंग के बीच कुर्द नेताओं से ट्रंप की बातचीत की अपुष्ट खबरें भी आ रही हैं। CNN की तरफ से ऐसा कहा गया था। खैर, आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर कुर्द लड़ाकों की मदद क्यों कर रहे हैं? इससे उन्हें क्या हासिल होगा? दरअसल ईरान की सेना को खुले मैदान में लाने के लिए यह योजना बनाई गई है। कुर्द लड़ाके 20वीं शताब्दी की शुरुआत से अपने लिए अलग कुर्दिस्तान राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। वो एक जातीय समूह का हिस्सा है। तुर्की, ईरान, सीरिया और इराक में सीमित क्षेत्र में रहते हैं। एक अनुमान के अनुसार दुनिया में इनकी कुल आबादी 4 से 4.5 करोड़ है। अकेले ईरान के कुर्दिस्तान में इनकी संख्या 80 लाख के करीब है। इन लोगों की अपनी भाषा है जिसे कुर्दिश कहते हैं।
इनकी संस्कृति और परंपराएं भी अलग हैं। कुर्द समूह में मुख्य रूप से सुन्नी मुसलमान हैं, जो ईरान के शिया सत्ता के लिए दशकों से सबसे बड़ा चैलेंज है। इराक में कुर्द समूह के साथ CIA के साथ काम करने का लंबा इतिहास है। CIA की ओर से इन्हें फंडिंग और हथियार दिए जाते रहे हैं। वॉशिंगटन ने ही सीरिया में असद सरकार के खिलाफ इन कुर्द लड़ाकों को वित्तीय सहायता, हथियार और ट्रेनिंग दी थी। अपुष्ट खबरें हैं कि हाल ही में अमेरिका और कुर्द समूह के बीच बातचीत भी हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि खुद ट्रंप ने उनके लीडर से मीटिंग की। ऐसे में अगर कुर्द लड़ाके इस युद्ध में ईरान के खिलाफ पूरी तरह से उतरते हैं तो ईरान के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे। ईरान के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। अब इन सब के बीच में आपको आगे लेके चलते हैं और आज ग्लोबल फिक्र के बाद अब आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फाइल खोलने का वक्त आ गया। ध्यान से देखिएगा, जिसमें आज का दिन बिहार की राजनीति के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण और निर्णायक रहा है। बिहार में पिछले करीब 20 वर्षों से राज्य की सत्ता की अगुवाई कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सांसद बनेंगे। आज उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। यानी अब बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा और नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री वाली पारी पर पूर्ण विराम लग जाएगा। नीतीश कुमार के नामांकन के दौरान मौजूद रहने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे। वहां नीतीश कुमार ने उनका स्वागत किया। इसके बाद नामांकन कक्ष में अमित शाह की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने नॉमिनेशन किया। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, जितिन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी वहां मौजूद थे। दरअसल पिछले 2 दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। आज सुबह उन्होंने खुद इस पर मोहर लगाई। उन्होंने खुद तो मीडिया से बात नहीं की, लेकिन एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि संसदीय जीवन शुरू करने के लिए समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी, काफी समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हूं। बिहार की नई सरकार को मेरा समर्थन रहेगा। इस सोशल मीडिया पोस्ट से नीतीश कुमार ने 2 बातें स्पष्ट करने की कोशिश की है। पहली बात, वो अपनी इच्छा से राज्यसभा जा रहे हैं। दूसरी बात, बिहार में नई सरकार का गठन होगा। अब बड़ा सवाल क्या है? नीतीश कुमार वर्ष 2000 में पहली बार 7 दिनों के लिए सीएम बने थे। फिर 2005 से नीतीश कुमार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 2013-14 में 14-15 महीनों के लिए उन्होंने जितिन राम मांझी को सीएम बनाया था। उसके बाद कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ नीतीश ही सीएम रहे और अब 2026 में वो राज्यसभा जा रहे हैं। यानी करीब 20 वर्षों की सीएम वाली सत्ता खत्म हो रही है। यहां से आगे का सवाल भी है, अब जब ये पूरी तरह से तय है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो बिहार का अगला सीएम कौन होगा? क्या बीजेपी का सीएम होगा या फिर कुछ और होगा? और अगर बीजेपी का सीएम होगा तो वो कौन होंगे? इस पर भी काफी चर्चा हो रही है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू अभी इस पर कुछ बोल नहीं रहे। एक चर्चा और है, क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत बिहार के डिप्टी सीएम बनने वाले हैं? इस पर हमने विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, लेकिन पहले यह देखिए कि आज नीतीश कुमार ने कैसे नामांकन किया और गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर क्या कुछ कहा। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। आज फिर से एक बार वो राज्यसभा के सांसद के नाते दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं और उनका कार्यकाल जो मुख्यमंत्री के नाते है वो हमेशा बिहार के लोग याद भी रखेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। ये नीतीश जी का निर्णय है और सुना है 3 साल पहले भी उन्होंने राज्यसभा जाने की पेशकश की थी, लेकिन इस बार वो जा रहे हैं और जो भी सरकार बनेगी वो उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी। हाँ बिल्कुल, नीतीश जी जा रहे हैं, उनका निर्णय है। सब लोग उनके निर्णय की सराहना करते हैं। बिहार की सेवा उन्होंने निरंतर 20 से भी ज्यादा वर्षों तक की है। अब दिल्ली में रहकर देश की भी सेवा और राज्य की भी सेवा आगे करेंगे। नीतीश कुमार के कई समर्थकों और कार्यकर्ताओं को यह फैसला पसंद नहीं आ रहा है। वो नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनने के निर्णय से नाराज हैं, जिसके कारण आज थोड़ी तोड़फोड़ भी हो गई। कार्यकर्ताओं ने गुस्से में अपनी ही पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ की और नारेबाजी भी। पटना की जेडीयू कार्यालय के अलावा कई और जिलों में नीतीश के राज्यसभा जाने के विरोध में प्रदर्शन और नारेबाजी हुई है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और विजय चौधरी के खिलाफ नारे लगाए गए।
कार्यकर्ताओं का गुस्सा देखते हुए कुछ देर के लिए जेडीयू ऑफिस के गेट बंद कर दिए गए। जेडीयू कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार की सत्ता छोड़ें। नीतीश के राज्यसभा जाने के मामले में बीजेपी का साफ कहना है कि नीतीश कुमार खुद राज्यसभा सदस्य बनना चाहते हैं। जेडीयू कह रही है कि नीतीश कुमार जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस को सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि महाराष्ट्र मॉडल लागू करने की कोशिश है, यानी चुनाव किसी के चेहरे पर और जीतने के बाद सीएम कोई और। तेजस्वी यादव का यह कहना है। उनका कहना है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ धोखा किया, उन्हें जानबूझकर मुख्यमंत्री पद से हटाने की रणनीति बनाई गई है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का कहना है कि यह जनता के साथ धोखा है। नीतीश के चेहरे पर वोट लिया और अब उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने के लिए बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में नई सरकार भी नीतीश कुमार ही तय करेंगे। बिहार का चुनाव जो है, एनडीए ने ये नारा दिया था कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। भाजपा के लोग जो है हाईजैक कर रखे हैं और इनको दोबारा कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे। और हमने कई बार भी कहा कि 6 महीने से ज़्यादा इनको कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। भाजपा जिसके साथ भी रही है उसको बर्बाद करने का काम किया है। वो लोग तो चाहते हैं कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो जो रबर स्टैम्प जो है वो मुख्यमंत्री बने। जो राजनीतिक दल और व्यक्ति नीतीश कुमार जी पर कल तक कटु प्रहार कर रहे थे, अचानक उनका नीतीश प्रेम देख करके मैं भी अचंभित। पहले भी कभी मुख्यमंत्री के चयन को लेकर के विवाद नहीं हुआ और मुझे उम्मीद है कि दोनों दलों के नेता इस विवाद को सुलझाने में कामयाब। मुख्यमंत्री महोदय ने ट्वीट करके बताया कि एक सदन ऐसा था राज्यसभा जिसके वो अभी तक सदस्य नहीं बने थे। उनकी प्रबल इच्छा थी कि राज्यसभा के सदस्य बने और उन्होंने कहा है कि विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए सदैव मेरा बिहार में जो भी सरकार के साथ मेरा जो है और हर वक्त मदद रहे। ये तो समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि आपने चुनाव लड़ा, अपने चेहरे पर लड़ा, वोट बटोर लिए, जनता ने आपको चुनकर भेजा, अब आप विड्रॉ कर रहे हैं, किसके दबाव में कर रहे हैं, कि अच्छा से कर रहे हैं या मन मार के कर रहे हैं। नीतीश जी ने वैसे भी कई बार, बहुत बार अपना मन बदला है, कभी इस पाले में कभी उस पाले में। अब सुनने में आया कि वो दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ये जनता को धोखे में रखकर किया गया है। अगर आप 6 महीने पहले बोल देते कि मुझे राज्यसभा में जाना है तो हो सकता है परिणाम कुछ और आते बिहार के। देखिए, अब सवाल है कि आज नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है तो क्या वो तुरंत इस्तीफा दे देंगे, ये अभी स्पष्ट नहीं है। 5 मार्च यानी आज राज्यसभा के लिए नामांकन किया है। 16 मार्च को उनके राज्यसभा सांसद बनने का औपचारिक ऐलान होगा। इसके बाद चूंकि 9 अप्रैल तक मौजूदा राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल है तो इस समय तक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के बने रहने की कोई तकनीकी परेशानी नहीं है। हालांकि जेडीयू और बीजेपी क्या तय करती हैं ये देखना भी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार ने आज के सोशल मीडिया पोस्ट में नई सरकार के मार्गदर्शन और सहयोग का वादा किया है। कुल मिलाकर वर्ष 2000 में सीएम पद की यात्रा शुरू करने वाले नीतीश कुमार अब कुछ दिनों बाद बिहार के सीएम नहीं रहेंगे, लेकिन सबसे लंबे समय तक बिहार के सीएम बने रहने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। नीतीश कुमार करीब 20 वर्ष बिहार के सीएम रहे, जबकि बिहार के पहले सीएम श्री कृष्ण सिंह करीब 15 वर्ष तक बिहार के सीएम थे। तीसरे नंबर पर लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी हैं, वो भी करीब 8 वर्ष तक बिहार की मुख्यमंत्री रहीं। चौथे नंबर पर खुद लालू यादव हैं, जो करीब 7.5 वर्ष तक बिहार के सीएम रहे। यानी 1947 के बाद तक के 78 वर्षों में करीब 4 नेताओं ने ही बिहार में 50 वर्षों तक शासन किया और नीतीश इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी लिखा है कि वो लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य रहे, अब राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं। बिहार के 3 ऐसे नेता हैं जो इन चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी और नागमणि कुशवाहा। इन तीनों के बाद नीतीश कुमार ऐसा करने वाले चौथे नेता होंगे जो बिहार के दोनों सदनों के साथ लोकसभा और अब राज्यसभा के सदस्य होंगे। वैसे इन चर्चाओं के बीच इस बात की चर्चा सब ज्यादा है कि क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में एंट्री करने वाले हैं, क्या वो नई सरकार में डिप्टी सीएम होंगे। जेडीयू नेता खुलेआम कहते हैं कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन ना तो नीतीश कुमार ने और ना ही उनके बेटे निशांत ने इस पर कभी कुछ भी बोला है। कुल मिलाकर थोड़ा इंतजार तो करना होगा, जिससे बिहार की राजनीतिक फिल्म के नए नायक और सहयोगियों की तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन बिहार समेत देश के 10 राज्यों में 37 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हो रहा है। बिहार में 5 सीटों पर चुनाव है।
जिसके लिए बीजेपी ने पहली सीट से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और दूसरी सीट से शिवेश कुमार को टिकट दिया। जेडीयू से नीतीश कुमार के अलावा कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को टिकट मिला है। 5वीं सीट पर आरएलएम नेता उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार हैं, जबकि आरजेडी ने अमरेंद्रधारी सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। अमरेंद्रधारी सिंह पहली बार 2020 में सांसद बने थे। वो रियल एस्टेट और केमिकल सेक्टर के कारोबारी हैं। फर्टिलाइजर आयात घोटाले में उन पर आरोप है। इस मामले में ईडी और सीबीआई द्वारा जांच चल रही है। यानी कुल सीट 5 और उम्मीदवार 6। ऐसे में क्रॉस वोटिंग से इनकार नहीं किया जा सकता है। महाराष्ट्र में 7 राज्यसभा सांसद चुने जाने से संख्या के आधार पर 6 सीटों पर एनडीए के सांसद बनना तय है। बीजेपी ने यहाँ 4 उम्मीदवार उतारे हैं। इनके नाम है विनोद तावड़े, रामनाथ वड़कुटे, माया इवनाते और रामदास अठावले। एनसीपी अजीत पवार गुट की तरफ से अजीत पवार के पुत्र पार्थ पवार ने नॉमिनेशन किया है। ये पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और हार गए हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से डॉक्टर ज्योति वाघमारे ने नामांकन किया है। ये शिवसेना की प्रवक्ता है, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन की तरफ से शरद पवार उम्मीदवार हैं। वैसे महाराष्ट्र में बीजेपी ने जिन लोगों को उम्मीदवार बनाया है उनकी पृष्ठभूमि की काफी चर्चा है। रामदास अठावले आरपीआई के, लेकिन वो एक बार फिर बीजेपी के कोटे से राज्यसभा जा रहे हैं, वो भी लगातार तीसरी बार। धनगर समाज के नेता रामनाथ वड़कुटे को भी बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। पहले शरद पवार के साथ थे, कुछ वर्ष पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, अब राज्यसभा में एंट्री होने वाली है। नागपुर की मेयर रह चुकी माया इवनाते भी बीजेपी उम्मीदवार है। वो आदिवासी समाज का चेहरा मानी जाती है। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े भी पहली बार राज्यसभा जा रहे हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काटा गया था, जिसके बाद से वो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे थे। महाराष्ट्र में उन्हें बीजेपी का मराठा चेहरा कहा जाता है। हरियाणा से भी 2 राज्यसभा सांसद चुने जाने हैं, जो ये काफी रोचक हो सकता है। यहां से बीजेपी ने पूर्व लोकसभा सांसद संजय भाटिया को टिकट दिया है। कांग्रेस ने करमवीर सिंह बौद्ध को अपना उम्मीदवार बनाया। अंबाला के रहने वाले करमवीर 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुलाना से टिकट के दावेदार रहे हैं, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया था। अब पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज रही है। इसके जरिए कांग्रेस राज्य में सामाजिक समीकरण को भी साध रही है। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों में से एक बीजेपी और एक कांग्रेस के खाते में मानी जा रही है। लेकिन आज नामांकन के आखिरी दिन हरियाणा बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश नांदल ने निर्दलीय नॉमिनेशन कर दिया। अब हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग होगी, यानी कुछ भी हो सकता है। अब हरियाणा के उलझे हुए समीकरण की सरल फाइल आपके सामने खोलते हैं। हरियाणा में चुनाव राज्यसभा की 2 सीटों पर है और उम्मीदवार 3 हैं। असली रोमांच इसी तीसरे चेहरे ने पैदा किया है। एक सीट जीतने के लिए 31 विधायकों के वोट चाहिए, लेकिन क्रॉस वोटिंग का करंट नतीजों को बदल सकता है। बीजेपी के 48 विधायक हैं, कांग्रेस के 31 विधायक हैं, निर्दलीय और आईएनएलडी के कुल 5 विधायक हैं। अगर सब कुछ तय समीकरण के अनुसार चला तो बीजेपी अपनी पहली सीट आसानी से 31 वोटों के दम पर जीत सकती है। इसके बाद उसके पास 17 अतिरिक्त वोट बचेंगे। कांग्रेस अपने 31 वोटों के दम पर एक सीट सुरक्षित निकाल सकती है, लेकिन तीसरे उम्मीदवार के कारण पेच फंस सकता है। निर्दलीय उम्मीदवार को जीतने के लिए 31 वोट चाहिए। बीजेपी के पास 17 अतिरिक्त वोट हैं। अगर इसमें निर्दलियों को 5 वोट भी मिल जाएं तो आंकड़ा 22 तक पहुंचता है। निर्दलीय उम्मीदवार को जीतने के लिए अभी भी 9 अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। ये वोट तभी मिल सकते हैं जब कांग्रेस के खेमे में सेंधमारी हो या क्रॉस वोटिंग हो। वैसे क्रॉस वोटिंग को लेकर हरियाणा का इतिहास रहा है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को हरियाणा में क्रॉस वोटिंग की वजह से कई बार झटका लगा, इसीलिए इस बार भी सस्पेंस है। तेजी से आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं इस वक्त की 9 बड़ी खबरें।